तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प फेयर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ फिलॉसफी की। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमने एक सीरीज चालू की है, मिथ बस्टर सीरीज। तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर जाके पूरे के पूरे शिप्स, पूरे के पूरे प्लेन मलबे और इंसानों के साथ गायब हो जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां पर जाके हमारे नेचुरल साइंस काम नहीं कर रही है, जहां पर जाके दिखता है कि सही में बात सही कही जाती है कि मिथ सेल्स मोर देन मैथमेटिक्स। इंग्लिश सही बोली ना आज? तो उसी जगह के बारे में बात होने वाली है कि क्या सही में दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर शायद एलियंस रहते हैं, या फिर शायद समंदर के नीचे एक ऐसा संसार बसा हुआ है जो कि हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धरती को बता पा रहा है कि देखो धरती, हम तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। क्या सही में उस जगह, उसके आसपास एक ऐसी शिप देखी गई थी जिसके अंदर कोई इंसान नहीं था। फिर वहां पर इंसान भेजे गए और फिर जब वो शिप एक भरी हुई शिप के साथ ट्रैवल कर रही थी तो कुछ समय बाद गायब हो गई थी। क्या हुआ था आखिर दो प्लेन्स के साथ, क्या हुआ था? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है। ट्राई करेंगे हम आपको साइंस के साथ साथ फिलॉसफी की बातें बताते रहें। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, ये बात होने वाली है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर साहब यार म्यूजिक। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. The mystery of Bermuda Triangle, known as the Devil's Triangle. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सारी बातें स्टूडेंट से करना चाहता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि देखिए भाई, आज ज़माना थोड़ा अलग हो गया है। मेरे ज़माने में, मैं कोई दादा नहीं हूँ कि बहुत पुराना दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियाँ, वैसा ज़माना नहीं है मेरा। लेकिन तब भी आज से कुछ साल पहले दुनिया थोड़ी अलग थी। अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ना पड़ता था तो हमें बहुत से वीडियोस देखने पड़ते थे, सर्च करना पड़ता था, किताबें सर्च करनी पड़ती थी। बहुत सी किताबें मैंने डाउनलोड कर करके पढ़ी। रेसनिंग हॉलिडे पढ़ी थी उस ज़माने में। एक ज़माने में एस सी वर्मा के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मगर आज जो है ना, वो थोड़ा वक्त अलग हो चुका है। अगर आज आपको किताबों को बहुत जल्दी भी पढ़ना है ना, वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके। आज अपनी पूरी की पूरी किताब को आप पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप भी नोटिस करते होंगे कि अगर आप किताब को पढ़ रहे हैं तो मस्त नींद आ जाती है थोड़ी देर में, मगर वही आप घंटों घंटों पॉडकास्ट सुन लेते हैं क्योंकि हमें पसंद है सुनना, हमें पसंद है दूसरे पर्सपेक्टिव को देखना। और ऐसे आप अपनी पूरे बोरिंग लेक्चर्स को, बोरिंग नोट्स को भी पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं आज के जमाने के लिए। आज के लिए आप अपनी वीडियोस को कैसे कैसे कन्वर्ट करके कैसे समरी निकाल सकते हैं, वो सारी बातें एआई कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक काम किया है, मैंने एक कोर्स बनाया है एआई आसान भाषा में, जिसके अंदर मैंने उन सारी टूल्स की बात करी है जो आज के वक्त के लिए, आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यार आजकल की दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है, खास करके जो शिप्स में नेविगेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, मोटी मोटी सेम प्रिंसिपल्स 100 साल पहले के आज अलग अलग तरीके से अप्लाई करके बढ़ रहे हैं। तो क्या आजकल की दुनिया में ऐसा वाकई पॉसिबल है कि एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हो जहां शिप का शिप गायब हो जा रहा है, मलबे के साथ, इंसानों के साथ, और एक कतरा तक नहीं मिल रहा है उस चीज को? जैसा कि सुफियान ने बताया, हम बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। और बरमुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है, इसके पीछे का जो मिथ है, उसी को आज हम बस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास मेरे रिसर्च पेपर है। मैं चीजें लिखना पसंद करता हूँ, थोड़ा डिटेलिंग में बात, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। डॉक्टर साहब की मेमोरी अच्छी है, पहले आप समझ लीजिए। मेमोरी अच्छी आपने मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया। नो नो नो, मेमोरी का मतलब कुछ बहुत अलग होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा सुफियान साहब को। ठीक है यार। तो एनीवेज, तो बरमुडा ट्रायंगल बनता कैसे है? ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जो ट्रायंगल कैसे फॉर्म कर रही है कि एक मियामी नाम, जो फ्लोरिडा मायामी, यस, मायामी फ्लोरिडा अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपको मैप दिख जाएगा, वेस्टर्न एंड पे आता है इसका मायामी, और फिर वहां से सीधे एक लाइन जाती है बरमुडा आइलैंड की तरफ, और फिर इन दोनों पॉइंट से नीचे सैन हुआन पुएर्टो रिको पर ये खत्म होती है। इसलिए ये एक त्रिकोण
ट्रायंगल फॉर्म। आप समझ पा रहे हैं, इसने मायामी बोला, मुझे मायावी दुनिया वहीं पे बन रही है। एग्जैक्टली तो बर्मुडा ट्रायंगल जो मायामी से चालू होता है, वहां मायावी चीजें हो रही है, तो ये बात ही थोड़ी मोरी। हाँ डॉक्टर साहब आगे। तो बात ये है कि एक्चुअली हर मिथ के पीछे की एक कोई तो कहानी होती है, बिल्कुल होती है, कोई तो एक किस्सा होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसी रीजन में कोई ऐसी एक घटना घटी थी। तो बात करते हैं फ्लाइट 19 के ऊपर। Okay, directly. All right. Yes, brother, getting to the point, wasting no time because we are efficient. We are Sufi Tramp here and now. So moving on. Yes. Flight 19 जो है एक कदर से एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। तो क्या होता है कि जब भी पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है मिलिट्री में, उनका एक स्क्वाड्रन बनता है और कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि एक ही समय पर एक ही वक्त पर कई सारे प्लेन्स हवा में रहते हैं, उस स्क्वाड्रन को एक नाम दिया जाता है। तो इस स्क्वाड्रन का नाम था फ्लाइट 19। ओके। फ्लाइट 19 में 5 प्लेन्स एक साथ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर गए ओशन के ऊपर। साधारण ये फॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जंग के वक्त आपको कहीं भी जाना पड़ सकता बिल्कुल है, पहाड़ों में जाना पड़ सकता बिल्कुल है, रेगिस्तानों के ऊपर जाना पड़ सकता है, और समंदर के ऊपर तो जाना ही पड़ता है, बिकॉज 70% ऑफ दिस अर्थ इज व्हाट ब्रदर? यस, वाटर। वाटर। So water, that's what it is. तो रूटीन एक्सरसाइज है ये। कभी-कभी अमेरिका अपने प्लेयर्स को बहुत दूर के देशों में भी भेज देता है कभी-कभी। Yes, some of these things happen. I think आप समझ चुके हैं। मैं एक बात बताऊं, ये इतने दिन से जो हम कोलैब कर रहे हैं, उसके पीछे का ये कारण ना हो कि इतनी गाली दे चुके हैं हम अमेरिका को हर वीडियो में। अमेरिका गलत, अमेरिका ये। देखिए अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला वैसे। तो यस, आगे बढ़ते हैं। खैर, कंट्रोवर्सी से दूर हटकर दूसरे कंट्रोवर्सी में वापस आते हुए हम बात कर रहे थे फ्लाइट 19 के बारे में। तो ये रूटीन फ्लाइट अपना कुछ पॉइंट्स हिट करेगी, जो उनके रेडियो पॉइंट्स थे, रेडार पॉइंट्स से, यहाँ हिट करेगी, यहाँ हिट करेगी, वापस आ जाएगी। मगर फिर गड़बड़ होनी शुरू होती है। रेडियो पे मैसेजेस आते हैं कि आई थिंक आई एम लॉस्ट। सो जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जो एक एक्सपीरियंस पायलट थे, उनका एक अजीब सा मैसेज आता है, फाइनल मैसेज आता है। मैं बोलूंगा प्लीज। बिल्कुल रिसर्च करके बैठा है भाई, बोलेगा तो लिखा हुआ बहुत। आप सोचिए, उन जो पायलट्स वहां बैठे थे, कम्युनिकेशन टूट रहा था, कंपास बहुत ज्यादा हिल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और रेडियो, उस समय के रेडियो जो थे वो इतने एडवांस नहीं थे जितने आज रेडियो हैं। और अब तो खैर बहुत सारी चीजें एडवांसमेंट होती जा रही है, मगर रेडियो सिग्नल्स और मतलब कंपासेस इकलौता मात्र सहारा था पायलट्स को एक दिशा देने का। क्या लोग थे यार, मतलब इन लोग में कितना दम था, इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी को लेकर उड़ गए। मैं हमेशा सोचता हूँ वो पहला इंसान जो गुफा से निकला था और कभी वापस नहीं आया, जिस वजह से लोगों ने हिम्मत की गुफा से निकल के एक समाज और सभ्यता बना देने की। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा जज्बा लगता है, और ये शायद वही लोग होते हैं जो उस कदम से आगे निकल जाते हैं ना, तब जाके एक दुनिया नई बन जाती है। लोग बोलते हैं यार इस बंदे को तो बहुत इजीली मिल गया है। जैसे हमें भी कभी-कभी लोग बोलते हैं ना, वैसे बात ये नहीं है कि ये फूल कोई हमें विरासत में मिले हैं, आपने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ऐसा कहता हूं मैं लोगों को। खैर, तो फाइनल मैसेज था उनका जो पायलट्स का आया, सब कुछ अजीब सा हो गया, सारी तरफ हवा, मतलब बहुत ज्यादा की क्लाउड्स दिख रहे हैं और इतना उफान पे तूफान होगा। तो उसका फाइनल मैसेज था, वी कांट फाइंड लैंड, एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज। सब कुछ अजीब सा दिख रहा है, हमें जमीन कहीं नहीं दिख रही है, हम कहाँ हैं हमें नहीं पता, और कहाँ जा रहे हैं भी नहीं पता, ये क्या हो रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा। ये आखिरी मैसेज था उस फ्लाइट से, जो फिर दोबारा देखी नहीं गई। और जैसा कि आमतौर पे होता है, डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ, कोई अगर चीज खो जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भाई जाओ ढूंढो। तो ढूंढने के लिए कोई गया था क्या? गए तो थे यार। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? यहीं पे तो प्रॉब्लम आती है। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा गया था इस उम्मीद में कि शायद यार वो फ्लाइट्स मिल जाएं, क्योंकि रेडियो से ये लग रहा था कि कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ है, शायद कंपास जो है थोड़े से आगे पीछे हो गए, मिल जाएंगे, विजुअल कांटेक्ट एक बार हो गया, बराबर गाइड करके ले आएंगे। बिल्कुल। मगर इत्तेफाक की बात ये है कि जैसे ही ये रेस्क्यू प्लेन जाता है बाहर ढूंढने के लिए एक पूरे क्रू के साथ, इक्विपमेंट के साथ, ये प्लेन लगभग 20 मिनट के अंदर कांटेक्ट छोड़ देता है और गायब हो जाता है। एक ही दिन में सो अब जब 2 प्लेन्स खो गए हैं, वो भी अमेरिका के, वो भी जो सब के सब कांटेक्ट में थे। उस समय अमेरिका के सबसे एडवांस प्लेन होंगे वो, ऑब्वियसली। एडवांस तो नहीं थे, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट थे। मगर मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, जो मैंने सवाल उठाया था कि
हाँ, हम कह रहे हैं कि ये रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी थी, शुरुआती टेक्नोलॉजी थी, उतनी एडवांस नहीं थी। इसके बाद भी यार 6 प्लेन्स गायब हुए एक ही दिन के अंदर, एक दिन में। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से या उस पर दूसरे शिप्स नहीं जाते या दूसरे प्लेन्स नहीं जाते। इनफैक्ट उस समय तो कमर्शियल प्लेन्स भी जाया करते थे उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा डॉक्टर साहब हमेशा, आपको पता ही है, बहुत सारा इनके पास इतिहास ज्ञान है। यूएसएसआर वाले भाई थोड़े गुस्से में होंगे और ऐसा मुंह पे, जैसे कोई आया मुंह पे पॉलिथीन मारा और ले गए। हवा में कैसे मारेगा भाई? ओए यार, सारे के सारे तमिलनाडु कैसे आने का भाई? भाई कुछ नहीं है। उसके बाद या फिर जैसे पतंग अटक जाती है कभी कभी, तो पत्थर में बांधते हैं धागा और फेंकते हैं पतंग पर। ऐसा नीचे से किसी ने पतंग पे धागा मार के पकड़ लिया होगा। पर पानी से कैसे फेंकेगा भाई? लेकिन फेंका भी होता भाई तो मलबा तो मिलता ना यार। मलबा भी नहीं मिला। इंसान के साथ साथ हमें एक भी चीजें नहीं मिली, ऐसा क्लेम किया जाता है। बाद में बताऊंगा क्या क्या चीजें बात है, लेकिन स्टिल ये है कि वो जो चीजें हो रही थी, सबसे बड़ा शॉकिंग ये चीज था कि 20 मिनट के अंदर, जैसे आपने बताया कि कांटेक्ट छोड़ दिया, उसके बाद यार प्लेन्स गायब हुए हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया होगा, मान लेते हैं, मगर जैसे कि हम घर में शूट करते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर आवाजें आ सकती हैं, अगर होपफुली माइक अच्छा अपना तो आप समझिए इस बात को कि प्लेन्स गायब हुए हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो जाहिर सी बात है प्लेन्स एक समय तक, एक वक्त तक उड़ सकता है, पेट्रोल से चलता है सब कुछ। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा प्लेन एक बार पुणे उतरने वाला था और बहुत मस्त तूफान अटक गया था। तो पायलट साहब ने बोला कि देखो भैया, हम जा रहे हैं वहां पर, सूरत जा रहे हैं, हमें तेल भरना पड़ेगा। तो तेल भरने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट का तेल होगा, तो अगर प्लेन क्रैश कर जाएगा तो मलबा तो मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जिस चीज से प्लेन बनता है, जिस वे में बनेगा, वो मोस्टली जो मेटल जो उसके सरफेस है वो तैरते हैं, दिख जाएगा। तो कुछ लाइट वेट होने चाहिए। हाँ, यस, तभी तोड़ सकता है। तो वो भी नहीं मिल रहा था। ये सारी बात है कि वहां पर जो आपने बात की फ्लाइट 19 की, सबसे बड़ी बात ये है, रेस्क्यू प्लेन भी। यस, हाँ, यस। तो अब इन्होंने क्या किया? जाहिर सी बात है कि भाई ढूंढने गए तो भी खो गए। तो अब एक काम करते हैं। हाँ यार, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं यार, झूठ बोल। बिल्कुल। पूरी की पूरी शिप आई थी क्या यार? यस यस। नाम क्या था उसका? देखिए, मैं आपको बता, मैं विद रिसर्च पेपर आई एम रेडी। क्योंकि मैं शायद वैसे मैं बोल नहीं रहा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कई महान साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो डेट्स और नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडीड। तो और ये उनके साथ भी होता है जो महान नहीं होते। तो मैं उनमें से जो महान नहीं है, जिनको नाम याद नहीं रहते तो एक उसका नाम था द एलन ऑस्टिन, आई गेस। यस। 1881 में जब ये क्रू जा रहा था, मतलब ये पूरे शिप का नाम था ये, तो जब ये जा रहा था तो ये देखता है, जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक पूरी की पूरी शिप अच्छी खासी कंडीशन में मस्त आ रही है। फिर जब देखा गया तो यार उसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा है, वो अपने आप चल रही है, पता नहीं कैसे चल रही है। तो भैया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखा जाए तो नाम वही ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो जैक स्पैरो होगा उनके उस ऑस्टिन, एलिया ऑस्टिन का। तो उसने बोला कि काम करो, जाओ इसको ले आओ यार यहाँ पर। तो लोग गए, मस्त, क्या मजा आ रहा है यार, एक बंदे के पास पूरी की पूरी शिप उसके पीछे चल रही है। और कुछ दिनों तक तो चली, उसके बाद तूफान आया फिर से, वो शिप गायब हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि फिर उस कैप्टन ने, जो ये एलिया ऑस्टिन का कैप्टन था, उसने दोबारा देखी थी शिप, फिर वो गायब हो गई। लेकिन जब दोबारा देखी थी तो कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ कि जो उसने इंसान भेजे थे वो इंसान नहीं थे वहां पर। दोबारा की तो एकदम मस्त गई है, वहां पर क्लीनिंग हुई है, वापस आई है। ये एक मूवी आई थी, शायद पुरानी मूवी थी कि 21 कर रहा होता है, एक बंदा बोलता है नाले के अंदर जाके, क्या 21 भाई 25 तो एक लात मारता है 26। तो वैसा हो गया वहां पर कि 26 हो गया वहां पर, फिर से इंसान नहीं दिखे गए। ये इनफैक्ट शायद किताब भी लिखी गई थी या नहीं लिखी थी, पता नहीं। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने ये शिप एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार देखा, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं है। कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। कैप्टन ये दावा करते हैं कि शिप वही है, मगर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? और इसी एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहां से ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है डॉक्यूमेंटेड, जहां पर ये इस एरिया में। और बाय द वे, अगर आप मेरी टाइम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो केवल बर्मुडा ट्रायंगल ही नहीं, इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कई ऐसे अजीब फिनोमिनन होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा लेजेंड हुआ करता था, लोग एक सी मॉन्स्टर का दावा करते थे
वो कहते थे कि यार उसके ऐसे ऑक्टोपस जैसे बहुत सारे हाथ हैं और वो शिप्स निकल जाता है। फिर कई साल बाद पता चला है कि असल में ऐसा एक जानवर एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है द जायंट स्क्विड। तो स्क्विड एक छोटी सी एक फिश रहती है, ऑक्टोपस के जैसी रहती है, मेरे ख्याल से सेम फैमिली को बिलोंग करती है, मगर जायंट स्क्विड होता है कई बड़ा उससे। और हो सकता है कि उस जमाने के शिप्स क्योंकि थोड़े छोटे रहते थे, अगर कोई अच्छा बड़ा जायंट स्क्विड उसको अटैक करे तो बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह हूबहू दिखेगा। यार मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, इंसान जा तो रहा है मार्स पे, खैर हम मार्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, बातें लाएंगे, हम जा रहे हैं अंतरिक्ष में, चांद पर जा रहे हैं, हमने एक पूरा का पूरा मशीन भेज दिया जो पीछे फोटो खींच के भेज देता है कि यार वी आर जस्ट अ पेल ब्लू डॉट। मगर यार हम समंदर के अंदर, जितना गहरी ये दुनिया है, जितनी अजीब ये दुनिया है, हम आज तक उसको समझ नहीं पा रहे। आप समझ रहे हैं समंदर के अंदर आज भी बहुत गहराई में जाएंगे तो ऐसे ऐसे अजीब प्राणी दिखते हैं जिसके हम बात करेंगे, जिसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मगर हम समंदरों को भी नहीं समझ पा रहे। और यही बात है, इसलिए बहुत अच्छा कोट है, मैं लिख भी लिया था कि मिस्ट्री सेल्स बेटर देन मैथ्स। ये बहुत खूबसूरत बात कही गई है। अब सबसे बड़ी बात आती है, एक और इंसिडेंस मैं बताता हूं आपको, ये तो अभी आप इंसिडेंट सुनते जाइएगा, उसके बाद मैं इसका साइंटिफिक रीजन जो अब तक क्लेम किया था वो बताऊंगा। तीसरा रीजन जो आता है वो आता है, मैं इसलिए लिखा था यूएसएस साइक्लॉप्स। यस, तो खैर अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमने एलन, क्या था शिप का नाम, एलन ऑस्टिन का जो था, दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर एग्जांपल्स। मगर यूएस मिलिट्री ने अपने खुद के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किए तो फिर पता लगता है कि यार 1918 में एक हमारा शिप निकला था, इस बार प्लेन नहीं, इस बार शिप, 300 लोगों के साथ, और वो हो गया है गायब विदाउट मलबा तो छोड़िए, विदाउट इवन अ डिस्ट्रेस सिग्नल। हाँ, ये भी नहीं बोला क्या मेडे नहीं आया वहां पर, ना मेडे आया ना कुछ आया। मतलब कई तरीके के डिस्ट्रेस सिग्नल्स होते हैं। कई जगह पर क्या रहता है, उनके पास एक गन रहती है जिसको फ्लेयर गन कहते हैं। हाँ, तो वो फ्लेयर्स लॉन्च करती हैं। तो क्या होता है कि शिप्स जो हैं, समंदर खुला रहता है, आजू बाजू मोस्टली खाली रहेगा, अनलेस आजू बाजू आप आइसी एरिया में, आइसबर्ग्स हैं या दूसरे आइलैंड्स हैं, लैंड मासेस हैं। तो ये फ्लेयर जो है अगर लॉन्च की जाएगी तो उस रात की रोशनी में ये इतनी तेज चमकेगी कि आजू बाजू के कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर के शिप को भी दिख सकती है। और फिर वो उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। मगर इतने बड़े महासागर में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किया होगा कोई डिस्ट्रेस सिग्नल लॉन्च, मगर वो कभी किसी के कानों तक या आंखों तक पहुंचा नहीं। यार एक बात बताऊं व्योम, यार डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो इंसान इस जमीन पर अपना हक जताने का दावा करता है ना, उसको समंदर में भेजो, समंदर बता देगा कि असली ताकत कुदरत के पास है। समंदर में एक लहर आएगी हल्की फुल्की सी ना, और आदमी बोलेगा तुरंत, चाहे एथिस्ट हो, ऊपर वाले को याद कर लेगा, भैया देखो यार ये क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि समंदर अपने अंदर समाना चाहे तो पूरी के पूरा चांद समा सकता है, ऐसा कहते हैं। मतलब सोचकर देखो कि यार मैंने मतलब मेरी खुशकिस्मती है ये, और मैं जरूर चाहूंगा कि बाकी लोगों को भी ऐसा मौका मिले। आप कभी भी कहीं की भी इंटरनेशनल फ्लाइट ले लीजिएगा, गलती से आपको कभी कभी जमीन दिख जाती है, नहीं तो ज्यादातर जो आपका सफर रहता है ओशन के ऊपर ही रहता है। वो शायद इसलिए बोलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि अगर पानी में उतारना पड़े तो आप, क्योंकि मेन ज्यादातर पानी में ही उतरेगा। हमें जो हम ये मैप्स देखकर, जमीन पे रहकर, इन सब चीजों से दूर रहकर, जो कॉमन पब्लिक है उसे एहसास नहीं है कि कितना फैला हुआ है इस धरती पे पानी। जो 70%, आप समझ रहे 70% मतलब, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ भाई, फ्रेम में है कैमरामैन, इतना पानी है, उससे भी ज्यादा होगा यार, ऑब्वियसली बहुत कुछ है। वही है ना कि एक बहुत अच्छी शायरी भी थी कि देश कागज के ऊपर उभरा हुआ नक्शा नहीं होता कि लकीरें बना के उसको काट दिया जाए। तो ये बात समझनी चाहिए कि यार कैसे चीजें हो रही है समुद्रों में। तो ये एक चीज इंसिडेंस हुआ था, और वहां उस समय के प्रेसिडेंट जो थे, जिसका नाम था वुडरो विल्सन, उसने कहा था या तो भगवान जानता है उनके साथ क्या हुआ, या तो फिर समंदर जानता है उनके साथ क्या हुआ। टाइटैनिक डूबने के बाद मिल तो गई, ये तो मिली भी नहीं, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये बहुत सारे इंसिडेंसेस आ चुके थे। अब इनफैक्ट एक और एक इंसिडेंस था अराउंड 1970s में। अभी क्या हो जाता है ना कि लोगों को थोड़ा बहुत डाउट क्यों आता है कुछ कुछ चीजों पे। क्यों? हमने अब तक ज्यादातर अमेरिकन शिप्स की बात की है, मगर फिर एक आती है एक ब्रिटिश वेसल जो रॉयल नेवी की थी, वो भी जा रही थी अराउंड लेट 1960s या 70s की बात है ये। जाते जाते अचानक से वो भी हो जाती है गायब। अब एक इंटरनेशनल एफर्ट लगता है
ब्रिटिश नेवी भी इन्वॉल्व है, अमेरिकन नेवी इन्वॉल्व है, और भी कई सारी नेवीज इन्वॉल्व होती है, और उन्हें अब पहले से ही पता था कि यार यहाँ ऐसी हरकतें हो रही है बॉस, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं मिला, एब्सोल्युटली नथिंग। बाप रे। मतलब अगर हम मान ले कि शायद से स्टॉर्म आ गई हो तो शिप टूट जाता है, और शिप अगर आप कभी देखेंगे एक सोसाइटी जितना बड़ा होता है, ठीक है, तो अगर एक शिप टूट टाट भी गया तो उसके इतने चिथड़े बनेंगे कि आपको कुछ तो मिल ही जाएगा। कसम से लोगों का सपना होता है क्रूज पे जाने का, मेरा नहीं है। कसम से भाई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है ना आजकल। हाँ पता है। मतलब इन्हें टेस्ट किया जाता है कि ये मेगा वेव्स, मतलब एक मिनी सुनामी तक को सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं, इंसान करोड़ों साल से फैलते ही जा रहा है दोस्त। अरे भाई मुझे लगता है कुछ जमाने बाद धीरे धीरे करके समंदरों पर भी ना लोग घर बनाने लगेंगे, कहेंगे यार सुनामी वनामी देख लेंगे, खामा जापान में रहते सुनामी आती है सब डूब जाता है, एक काम करते हैं समंदर पे बनाते हैं घर, सुनामी को हम झेलेंगे, सुनामी पे ही रहते हैं, लेट्स सर्फ ऑन सुनामी। खैर अब बात ये आती है इसके बाद रीजंस जो मिस्टिकल रीजंस है, जो सुपर नेचुरल रीजंस है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलियंस, नहीं वो तो है ही, उससे पहले एक मैं बात बताता हूँ। मैं अपने गांव में था तो पता चलता है कि जो पीपल के पेड़ के नीचे हमारे वहाँ पे एक रहते थे मित्र, जो रात के वक्त अगर तुम जाओ, और वो हमने कहानियां भी सुनी है ना कि जब चुड़ैल पीछे पड़ती है और नाम बुलाती है तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तो ऐसी भी कहानियां हैं सुंदरी की तरह, ओ फलाना डिमका वही ओ स्त्री मत आना, मतलब जो भी है आज मत आना, जो भी बात करें कल आना। तो बात यह है कि ऐसी कहानियां गांव में भी प्रचलित है और आपके घर में भी प्रचलित है, और इनफैक्ट आप भी उनमें से होंगे जो ये कहानियां बताते होंगे कि यार मैं एक बार निकल रहा था और सफेद कपड़ा, एक तो कपड़ा उनके पास बहुत कम है यार, सफेद में दिख रहे हैं, ठीक है, सफेद में सारे भूत दिख जाते हैं। बट मगर बात देखो, आप ये पॉइंट नहीं समझ रहे कि देखो हर चीज की पॉजिटिव भी रहती है। कपड़ा एक है, हमेशा धोके रखते हैं यार, ये बहुत साफ एकदम। हाँ एरियल, वाइट एरियल का वो हमें एनीवेज वो नहीं मिला प्रमोट करने को। तो एनीवेज तो ऐसी एक बात आती है कि शायद जो उसमें से, जैसा ये मिथ है और आप बहुत समझते होंगे कि ऐसी कहानियां या तो आपने भी गढ़ी होंगी या फिर आपके सामने आपके दोस्तों ने, घर वालों ने, दादा दादियों ने, नाना नानियों ने गढ़ी होंगी कि इंसान मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अपनी जिंदगी से आगे की एक जिंदगी को मानकर ही जीता है। हम सब अपने आप को इसलिए दिलासा दे लेते हैं कि अगर कुछ हो गया जमाने में हमारे घर वालों को, हमको, किसी को भी, तो इस दुनिया के परे तो एक दुनिया है जहां पर वो हमेशा जिएंगे, अमर रहेंगे, जो भी है। वरना फिर एथीस्ट, मैं एक बहुत अच्छा कोट था मानव कौल का कि मैं बहुत अकेला हूँ, और अकेला इसलिए अकेला हूँ क्योंकि मेरे पास भगवान भी नहीं है पुकारने को, क्योंकि वो एथिस्ट है। एथिस्ट लोगों के पास कुछ नहीं होता, सियाह ब्लैंक होते हैं। आप सोचिए उस दुनिया को, जो कि एक उस इंसान को सोचिए, उस साइकोलॉजी को सोचिए जो ये मानता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, जो है यही है, उसके बाद उसके जीवन में शायद रस कम हो जाते हैं, इसलिए कहानियां बनती है। तो उनमें से एक कहानी जो बहुत प्रचलित है, एलियंस, तो खैर बहुत नॉर्मल होता है, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक पूरे की पूरी एडवांस सिटी है। अब मैं डीसी की उस मूवी का नाम भूल गया हूं, जिस मूवी में दिखाते हैं कि नीचे एक्वामैन की तरह एक सिटी रहती है जमीन के अंदर, मतलब समंदर के अंदर रहती है, पूरी की पूरी एडवांस है, इतनी एडवांस है कि जैसी कोई भी शिप, प्लेन्स उस एरिया से आ रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि यार इस दिन हमारा हैप्पी बर्थडे है कंट्री का या हमारी सिटी का, तो इस दिन आओगे तो हम पकड़ लेंगे, या उस दिन आओगे तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि दिनों में तो कुछ हमें सिमिलरिटीज नहीं दिखती है। तो शायद उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि उन चीजों को गायब कर दे रही है। और जाहिर सी बात है, जैसे एक्वामैन में दिखाया कि उन पे अगर आप गोली भी मारेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समंदर के अंदर क्या नाम जी रहे हैं। yes. और समंदर के अंदर मतलब कितना प्रेशर है। आपने अभी बीच में इंसिडेंस भी हुआ था कि शायद एक बहुत सबमरीन गई थी अंदर, और टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने, टाइटैनिक को गई थी, हाँ। तो वो एक्सप्लोर करने जा रही थी और इवेंचुअली कांटेक्ट टूटा, शायद प्रेशर कम हो गया। अब ध्यान कितना ज्यादा प्रेशर था कि कहते हैं सेकंड से भी कम समय में पूरी की पूरी सबमरीन एक पूरी की पूरी शीट बन गई। इतनी ही शीट भी नहीं, मतलब वो एकदम बिल्कुल आप ऐसे कहिए कि अब है और अब नहीं। हाँ, तो इतना प्रेशर है। और अगर वहां पर कोई सिटीज है तो साइंटिफिक टर्म्स में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप सोचिए अगर वहां पर कोई एडवांस बीइंग रहते हैं जो कि सोच समझ सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, समंदर के अंदर खैर सब कुछ है, यूरेनियम सब निकल आएगा, सब कुछ मेटल निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा। तो वहां पर पता नहीं वेल्डिंग कैसे करते होंगे, लेकिन वेल्डिंग का भी अगर कोई तरीका कर लिया होगा तो उन्होंने पूरी सिटी बना दी है, घर, इमारत, बुर्ज खलीफा वहां भी होगा, उस टाइप से बना के वो जी रहे हैं। बुर्ज आक्वा।
तो करके वहां ये एक कहानी है कि जैसी उस बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे पूरी पूरी एडवांस सिटी रहती मगर है। यार सुफियान, यस बोलिए। तुम जो हो ना, तुम मुझे थोड़े स्केप्टिकल से नजर आते हो इन सब चीजों को लेकर। भाई हमने पिरामिड्स में भी बात की थी कि ऐसा नहीं है, आप जो है प्राचीन लोगों को आप थोड़ा है ना तुक्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। मैं तो नहीं ले रहा यार। बिल्कुल ले रहे हो यार, तुम डिसमिस कर रहे हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक एडवांस सिटी हो अंदर? क्यों नहीं हो सकता कि एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? ठीक है डॉक्टर साहब, और हमारे पास मशीनें तो हैं, बिल्कुल है, हम स्कैनिंग कर सकते हैं रेडियो, या फिर ये बोलो कि वो इतनी एडवांस है कि ऐसे रेडियो सिग्नल आता होगा, ऐसा कुछ लगा लिया कि ऐसे मुड़ के चले जाता होगा। बिल्कुल ठीक है, उनके पास भी यूएस का वो बॉम्बा है, हाँ। जो कि रेडार के उसमें मगर देखिए आप जो है ना, आप एक और बात जो डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। मतलब जो लोग भी यहाँ पीटा के समर्थक हैं वो मेरे साथ रहेंगे कि यार ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इंसान ही बसते हो उस शहर में। Are we the only intelligent being on this planet? नहीं, वो तो मैं मान सकता हूँ। सोचिए इस बारे में। ठीक, और दूसरा रीजन पे आए। यस। अब बहुत पॉपुलर कहानी आती है और बहुत हमें शुक्रगुजार हूँ मार्वल और इन सब का, डीसी का, जिन्होंने ये कहानियां हम सबके बीच में ला दी है, डॉक्टर स्ट्रेंज और इन सब की बातें करके कि टाइम वॉर्प और टाइम स्वैप और ये सब होता है। वहाँ पे वार्म होल्स हैं शायद, और कभी कभी आते हैं वार्म होल के चक्कर में पूरी पूरी शिप, पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट घुस के कहीं ना कहीं किसी और डायमेंशन में, किसी और वक्त में चले जाते हैं। या फिर वहाँ पे स्पेस टाइम इस कदर मुड़ गया है कि यार इसको एक वर्ड दिया जाता है, टाइम रैप हो जाता है, स्पेस रैप हो जाता है। उस चक्कर में वो सारा का सारा डिस्टॉर्शन होता है और किसी अलग दुनिया के अलग वक्त में निकल जाते हैं। शायद यहाँ से वो लोग पहुंच जाते हैं अवतार की दुनिया में, आई गेस। ओह इंडीड, तो ऐसा भी कहा जाता है और इसको नकारने की कोई भी मतलब कोई मेरा रीजन नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए बात यह है कि वार्म होल ये मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सब एग्जिस्ट करते हैं, और अगर जो चीज़ मैथमेटिक्स ने साबित कर दी है तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स नेचर से निकल के आई है, तो शायद नेचर में भी ये पॉसिबल हो, मगर सही वक्त आने पे शायद हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं मानने से इनकार करता हूँ कि वहां पे है। डाल दिया ना इसे असमंजस में, करना पड़ रहा है ना जस्टिफाई। देखिए कंट्रोवर्सी काम ही ऐसे करती है, इतने सवाल पूछो कि उलझा दो। आप जैसे होशियार इंसान को भी थोड़ा उलझते हुए मैं देख रहा हूँ। खैर आगे बढ़िए। हाँ, जैसे कि मैंने उसी चीज का इस्तेमाल करके हमने अपनी छोटी मोटी कोशिश करके एक हाईएस्ट मिनिमम बजट में, हमारे पास लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो जैकेट कितने की है। भाई 600 रुपए की जैकेट है हर जैकेट, 400 की पैंट, और हमने वो ली है, और 30 का मास्क 30 रुपए का मास्क, उससे हमने टाइम और बनाई। देखिए घड़ी मुफ्त की नहीं थी यार, 500 की थी, डॉक्टर साहब ने तोड़ दी। तो वो जो है टाइम हैश उस पे बनाई थी। तो ये टाइम और स्पेस का इस्तेमाल करके वहां पर एक रीजन दिया जाता है। तीसरा रीजन, जैसे कि आपने बोल चुके हैं, एलियंस। शायद कोई वहां पर एक डिवाइस, मतलब एलियंस के एक सीक्रेट बेस कैंप है, वो कभी कभी पिकनिक मनाने आते हैं। बिल्कुल, और आप साला शिप लेके आ गए उधर। हाँ बताओ, वहां पे बीच पे लोग घूम रहे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा, शिप गायब। तो एलियन डिवाइस का सर हो गया। मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि क्या हुआ था जब फ्लाइट 19 गुजरी। तो ये लोग एलियन लोग बेचारे सनबेथिंग कर रहे थे पानी पे। इन्हें आ गया गुस्सा, ये इधर पे ऐसा ऐसा कर ले। बोल लो। ये कहानी है ओशो का। मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बोलता है, शायद सिकंदर जाता है किसी फकीर के पास, उसका नाम दार्जनीज होता है। तो बोलता है कि मेरे पास ये है वो है, बहुत पॉपुलर होता है वो दार्जनीज फकीर, बस कुछ भी नहीं होता उसके पास। तो सिकंदर बोलता है कि यार तुम मेरे साथ चलो। तो बोलता है मैं नहीं चलने वाला। तो कहता है कि ऐसा मेरे साथ अगर मुझसे बहस करोगे तो क्या गर्दन काटोगे, काट दे भाई, मुझे कोई लेन देन है नहीं ऐसा। तो जब सिकंदर इंप्रेस हो जाता है, यार ये बताओ, सिकंदर बोलता है कि सिकंदर से वो पूछता है कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो, लड़ाई जंग दुनिया क्यों जीत रहे हो। वो बोलता है ताकि मैं आराम कर सकूं। कहता है यार यहीं चटाई बिछाओ, यहीं बैठ जाओ, आराम तो अभी भी कर सकते हो। तो जब बहुत सारी बातें होती है, आखिर में सिकंदर बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो बोलता है यार एक काम करो, देखो हट जाओ सामने से, मस्त धूप आ रही थी, तुम खामखा सामने खड़े हो। ऐसा कहानी के जरिए बोला जाता है। वैसे इनको धूप लग रही है, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब चौथा रीजन आता है वो जो कि लॉजिक बाय द वे, सारे इन रीजंस में ये जो एलियन इन्वेजन वाला है, ये कम से कम मतलब सबसे वीक यही है। क्योंकि एलियन इन्वेजन के लिए सबसे पहले ये साबित करना होगा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के अलावा
किसी के भी पास ये एविडेंस नहीं है कि देयर इंडीड इज एलियन टेक्नोलॉजी ऑन दिस वेरी प्लैनेट। डॉक्टर साहब, हमने सुना है, आप बात भी कर रहे थे, हम कुछ लेके आने वाले ना, इसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे ना, यूएफओ के ऊपर। एरिया बेरिया है, दोनों 51 नंबर की है, हम बात करेंगे, बारे में बात जरूर करेंगे। वो प्लॉट जो है ताऊ जी ले गए हैं, उनसे बात करने जाएंगे हम। अब जमीन हड़प लिए जो सबसे साइंटिफिकली अच्छा रीजन दिया जाता है वो कि सबसे बात है कि समंदर के नीचे जमीन जो है समंदर के, वहां पर मीथेन बहुत इकट्ठा होते हैं, मीथेन सडनली निकल के आ सकती है। अब जब मीथेन निकल के आएगी तो समंदर का पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डेंसिटी कम हो जाएगी, जो शिप बनती है वो इसी प्रिंसिपल पे बनती है कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, जिसको बॉयंसी कहते हैं, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, उस पर कोई चीज ओवरऑल उसकी डेंसिटी अगर पानी से कम होगी तो वो तैरेगी। मगर मीथेन इरप्शन से क्या होगा कि अगर उसकी डेंसिटी कम होगी, सडनली पूरा का पूरा शिप नीचे जा सकता है, खत्म हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और समझना है तो जब भी हम किसी बीच पे जाते हैं, मतलब ज्यादातर जो हम बीचेस जाते हैं इस दुनिया में, इंडिया में ऐसे कम है, मगर ज्यादातर जो बीचेस रहते हैं वो आर्टिफिशियल बीच रहते हैं। क्यों? ताकि वो सेफ रहे, कि हम समंदर के एक्चुअल फोर्सेस से दूर रहे। मगर आप अगर इंडिया के कई सारे जो ओपन बीचेस हैं वहां पर अगर आप हाई टाइड के टाइम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लहरें आती हैं, अगर बहुत बड़ी एक लहर आ जाती है तो एकदम से एक बबली व्हाइट सा एक लेयर बन जाती है ना। तो ये क्या होता है कि जो भी सेडिमेंट्स वगैरह रहते हैं सब इकट्ठा करके एक लेयर बना देते हैं। इनकी जो डेंसिटी है वाटर से कम रहती है, तो जब भी लोग जेट स्कीइंग वगैरह करते हैं, ऐसा अगर एक व्हाइट स्पॉट आ गया उससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो जेट स्की पप करके अंदर जा सकती है। तो ये एक बहुत साइंटिफिकली रीजन देता है, शिप का गायब होने का रीजन देता है। आसमान में तो खैर परिंदे उड़ रहे थे, वो प्लेन, उनका रीजन नहीं देता। एंड दिस इज माय पॉइंट कि ये जो थ्योरी है कि जो मिथेन जो रिलीज होते रहती है, अगर ये बड़े पॉकेट्स में रिलीज हो जाए तो डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, इनफैक्ट इसे एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके ऊपर नेशनल जियोग्राफी ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री करी है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूव किया गया है कि अगर ऐसा कोई फिनोमेना हो तो शिप तो अचानक से गायब हो सकता है, सडनली गायब हो सकते हैं, और बिना डिस्ट्रेस सिग्नल दिए। मगर प्लेन्स का क्या? प्लेन्स का क्या? अब एक और बात कर देते हैं, जो बात साकित है, जो साबित है कि हाँ उस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस होती है, ये बात है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब आते हैं साइंटिफिक माइंड्स और साइंटिस्ट और दुनिया के बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात, बरमुडा ट्रायंगल इकलौता एक ऐसा रीजन नहीं है पूरे समुद्रों में जहां पर ये सब हुआ। बात ये कही जाती है, क्लेम क्या उठाया गया था कि बरमुडा ट्रायंगल समंदर का वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन देखा जब गया, डेटा निकाल के गया, तो पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट हुए थे, तो ऐसा नहीं है बरमुडा ट्रायंगल में ज्यादा हुए, सबका एवरेज निकाला गया तो बरमुडा ट्रायंगल जितना ही निकल रहा है। बात ये है कि सारी की सारी, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। हाँ, तो सब एक जैसा है, समंदर सब जगह एक जैसा है, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। गलतियां, एक्सीडेंट्स होते हैं और जाहिर सी बात है होते हैं। इनफैक्ट जो हम बात करें कि मलबे नहीं मिले, बॉडीज नहीं मिली, जिन न्यूज़पेपर ने ये इश्तिहार छापे थे कि बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा हुआ है वैसा हुआ, जब बाद में मलबे मिल गए थे, कईयों के मिले थे, तो उन न्यूज़पेपर ने कभी भी ये इश्तिहार नहीं छापा कि हमसे गलती हुई थी, मलबे मिल गए। क्योंकि एज आई सेड, मैं क्या इंग्लिश का डायलॉग बोला था अभी, मैं भूल गया, मिस्ट्री सेल्स बेटर देन मैथ्स। वही बात इंडीड। तो और ऐसा अक्सर होता है कि देखिए क्या है, हम भी ऐसा कर रहे हैं मिथ बस्टर्स की बात करके कि शायद आप लोग में थोड़ी और उत्सुकता जगे, आपकी थोड़ा आप और जानने की जिज्ञासा बढ़े आपकी। हम आप तक आपकी ही बातों को लेके आना चाह रहे हैं, और इसमें अब दूसरा रीजन क्या, मगर पॉइंट ये है जो आप बता रहे थे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस की बात है, ये एक्चुअली बहुत कॉमन है, और इससे शायद आपको रेडियो मैसेजेस जो फ्लाइट 19 में भेजे थे वो समझ आ जाएंगे। सुफियान, आप बता रहे थे कि ये वन ऑफ दो स्पॉट्स है जहां पर मैग्नेटिकली मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ काइंड ऑफ अलाइन कर जाते हैं। यस, ऐसा देखो, पहली बात तो आपको बात करते हैं जब हम फिजिक्स की, तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में अंतर क्या होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बनता है कि हमारी धरती के अंदर पिघला हुआ लोहा कह लीजिए है, और जब वो घूमता है, लोहे के पास आप समझते मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ घूम रहा है, तो हमारी धरती के अंदर इवेंचुअली खुद का ही एक करंट है, छोटा मोटा मान लीजिए, और उस करंट के होने की वजह से जब पूरा का पूरा एक करंट बनता है, हमें सबको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो धरती से मान लीजिए सीधे निकल रही है। हमारी धरती जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, जो टेढ़ी है थोड़ी, वो होता है
ट्रू नॉर्थ। यस। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो आप समझ चुके होंगे कि वैसे आता है जब अंदर धरती का मोल्टन लावा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कोर जो है उसकी वजह से, जो हमारे पास लकीली है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मार्स के पास नहीं है, तो मार्स पूरा लाल हो गया गुस्से में, तो ऐसी बात है। तो ये सब चीजें होती है। तो ये मानते हैं कि होता क्या है कि ऐसी ऐसी फिनोमिना हो जाते हैं जो कि बहुत कॉमन है। समंदर की दुनिया जमीन की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, ये बात को मानते हुए रहना चाहिए, जिस चक्कर में ये वहां पर चीजें होती है जो कि साबित है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल में हो रहा है, धरती में हर जगह हो रहा है। और जाहिर सी बात है रेडियो सिग्नल उस समय ऐसे भी नहीं थे जो कि इतने एडवांस हो, तो इस चक्कर में रेडियोस। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंस हुआ था इंडिया में हुआ था, मैं शायद मैं भूल गया उस जगह का नाम, जहां पर क्या हुआ कि एक पुल बन रहा था, 2 साइड से चालू हो रहा था, ठीक है। हुआ क्या, बहुत स्मॉल डिग्री का एरर आया इस साइड वाले पुल में, मान लीजिए। इवेंचुअली जाके जब मिले ना तो मिल नहीं पाए, मतलब कोई था ही नहीं चाह रहा। हाँ, ऐसे जुड़ रहे थे वो कि अब आप इसको मतलब मैनेज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, जब समंदर में आपके पास इकलौता सहारा है कंपास का और रेडियो सिग्नल का, उस जमाने में आप अगर, जैसे हम बात करते हैं, 1 डिग्री होती है, 1 मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, क्या नाम है, एंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 1-2 मिनट एंगल का भी आप एरर कर दोगे तो इवेंचुअली डिस्टेंस वो बहुत बड़ा डिस्टेंस बन जाएगा। और जो प्लेन्स, एक मान लीजिए ऐसा कहते हैं कि जो प्लेन निकला होगा उस समय F-19 जो भी बात कर रहे हैं, उसमें हल्का सा किसी का क्या नाम है डायरेक्शन का एरर आया होगा, मान लीजिए, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकते हैं, हल्का सा एरर उसको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया होगा, दूसरे अर्थ के दूसरे कोने में, और जो रेस्क्यू करने गए थे वो दूसरी दुनिया में चले गए। ऐसी बात भी हो सकती है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो खैर अलग एरिया ऑफ सी। मतलब क्योंकि क्या होता है, आप ये समझिए कि अगर कंपास में दोनों नॉर्थ अलाइन कर रहे हैं तो ये इतना सा चेंज एक इतने तेज चलते हुए प्लेन को काफी हद तक डिरेल कर सकता है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी लोकेशन की उतनी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन की भी उतनी अच्छी नहीं थी, ये हो सकता है। और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो जो विजुअल उन्हें रेफरेंसेस थे, शायद हो सकता है कि उन्होंने एक आइलैंड को कोई दूसरा आइलैंड मान लिया, क्योंकि आप आइलैंड पर तो हो नहीं, आप हवा में हो। उन्हें कंफ्यूज करके शायद फ्लाइट 19 बहुत बुरी तरह डिरेल हो गई थी। और एक लास्ट जो वहां पर फिनोमेना देखा गया है वो ये है कि इत्तेफाक कह लो या फिर नेचुरल फिनोमेना कह लो, जैसा सुफियान ने कहा, इकलौती ऐसी जगह तो है नहीं है, मगर बर्मुडा ट्रायंगल इज नोन फॉर बीइंग एक्सट्रीमली रफ व्हेन इट कम्स टू इट्स वेदर कंडीशंस। तो ये जो है, ये शिप्स का डिसअपीयरेंस तो एक्सप्लेन कर ही सकता है, और साथ ही साथ ये एयरप्लेन्स का डिसअपीयरेंस भी मतलब एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि एक स्टॉर्म में एयरप्लेन का भी घूमना, एयरप्लेन का भी चलना, खासकर की पुअर विजिबिलिटी में बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मेरी फ्लाइट नहीं उतर रही थी उस दिन। मेरे साथ अभी जो मेरा दोस्त बैठा था, विकास कुमार पांडे, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा इंसान है वो, उसके साथ बैठा हुआ था। जब हमारी फ्लाइट में पायलट ने बोल दिया कि देखिए भाई, ये क्या नाम है, हम जा रहे हैं सूरत, और थोड़े सिचुएशन अच्छी नहीं थी, एकदम बेल्ट मान लो, तो मैं और पांडे एक साथ मिलकर देख रहे थे कि क्या भाई क्या चल रहा है। तो हम मजे में थे, हम उतरे हैं तो तालियां बज गई हैं कि भैया स्टॉर्म अगर मतलब आ गया, तूफान आ गया, तो प्लेन जो है बहुत हिल जाते हैं। तो ऐसे चीजें नॉर्मल हो सकती है। और इसमें एक और चीज ये होती है कि विजिबिलिटी से फ्लाई करना होता है बहुत मुश्किल। तो क्या होता है कि अगर इंटरनेशनल जो प्लेन्स चलते हैं, खास करके जब सी के ऊपर चलते हैं, उन्हें एक रेडार वॉच करना रहता है, एक मिलिट्री रेडार रहता है, एक सिविल रेडार रहता है, एक कम्युनिकेशन आप अपने बेस से बनाए रखते हो, एक अपनी एयरलाइन से बनाए रखते हो। मतलब इतने सारे इंसान कमाल है यार, कमाल है। उसने ईएम वेव ढूंढी, उसके बाद उसने बोला कि एक काम करो, देखो ये व्हाइट ब्रदर्स, तुम इसको उड़ा पा रहे हो क्या, अब हम इसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वो कर दिया इंसान ने। सिग्नल सोचिए आप, आसमान में जो प्लेन में आप कभी बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, और जो चीजें होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल पे डिसाइड हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। और बैड वेदर पे ऐसा कई बार हो चुका है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एयर फ्रांस फ्लाइट 47 आई बिलीव, जो ब्राजील से टेक ऑफ करके फ्रांस की तरफ जा रही थी। बैड वेदर के समय इनके सेंसर्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ आ गई, इनके विजुअल सेंसर्स थोड़े गड़बड़ा गए, ये वार्निंग समझ नहीं पाए और वो प्लेन क्रैश कर गया। और उसका रैकेज कई समय बाद मिला, तब तक लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये पूरा का पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट कैसे गायब हो गया। और ये सब हुआ मुश्किल से 1.5 मिनट के अंदर। सो बैड वेदर कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन फ्लाइट डिसअपीयरेंस। इनफैक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वेदर की बात है, तो वहां पर जो है ना, वो स्पेसिफिक रीजन में गल्फ स्ट्रीम बहुत ज्यादा है, जो इतनी ज्यादा है कि जो रीजन दे सकती है कि भैया वहां पर कुछ चीज एक्सीडेंट हुआ, तो पूरा का पूरा मलबा विदिन करके गायब हो सकता है। इतनी ज्यादा हाई टाइड्स, मान लीजिए जो तूफान की जो लहरें हैं वो इतनी ज्यादा है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी दुनिया, जो आप बैठे घर बैठे मस्त
अपने घर में या किसी जगह बैठ के या ऑफिस में या स्कूल में बैठ के चीजें देख रहे हैं, उतनी आरामदायक और उतनी शांत नहीं है दुनिया में बहुत सारे तहलके मचते रहते हैं, तो इस बात को समझना होगा। और लास्ट रीजन, और इस पर करते हैं वीडियो खत्म। इनफैक्ट मैं नाम भूल जाऊंगा, NOAA नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि बर्मुडा ट्रायंगल इज नो स्पेशल, ये चीजें पूरी धरती पे समंदर के हर एंगल में हो रही है। तो इसको बात यही है कि मिथ बना के बेचा गया, हुई भी चीजें, और उसके वजह से इसको जब हम वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अपने आप को देखिए, आप इनफैक्ट आप खुद भी ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे लोग बिलीव करते होंगे कि भूत होते हैं या फिर सुपर नेचुरल चीजें होती हैं। जब नहीं बिलीव करते होंगे तो आपके घर वाले, आपके दादा दादी, नाना नानी बिलीव करते होंगे। तो ये चीज है कि इंसान हमेशा इस धरती से ऊपर रह के ही जीना चाहता है। और एक लास्ट, इस पर फिर हम बात करेंगे कि क्यों साइंस कंट्रोवर्सी को ब्रेक करने में, मिथ्स को बस्ट करने में जरूरी होता है। कई सालों तक कई सारे सेलर्स, ये रिपोर्ट मुझे गाली नहीं दी गई है। यस। कई सारे सेलर्स जो हैं, उन्हें वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि यार हम लोग ने एक वेव देखी थी भाई, है ना, हम इधर उधर जा रहे थे और वेदर थोड़ा खराब हुआ और हमने एक वेव देखी जो हमारे शिप के इतने ऊपर थी। क्या बात कर रहा है ना, कैसे तो भी हम बच गए भैया, मगर मानो मेरी बात यहाँ थी। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये शायद सी सिकनेस हो सकती है या फिर ओवर एस्टिमेशन हो सकता है। एक समंदर में ये वेदर कंडीशंस उतने बुरे थे नहीं कि आप एक इतनी बड़ी वेव बन सके। इतनी बड़ी वेव तो सुनामी में देखी जाती है। इन वेव्स को कहा जाता है रोग वेव्स। और रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये डिस्कवर किया है कि शायद इन सर्टेन कंडीशंस अगर वेदर भी खराब रहा और साथ ही साथ 3-4 वेव्स एक साथ मिल गई तो रोग वेव्स इंडीड आ सकती हैं। ये आप समझ सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। sorry. ये ना ही लोकेशन स्पेसिफिक है, ना ही वेदर स्पेसिफिक है, ना ही मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। रोग वेव्स कहीं भी आ सकती हैं, एक शिप को निगल सकती है। इसको मैं साइंटिफिक समझा देता हूँ रोग वेव्स, इसलिए मैं आपको लगता है मैं इसको बहुत काटता हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैं सोचा बता देता हूँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि धागे पर पल्स चलती है, वैसा हम पढ़ते भी किताबों में, साइंस में भी, कि अगर 2 पल्स ऐसे जारी हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर जाए तो एक बड़ी पल्स बन जाती है। तो ये डॉक्टर साहब उस वे में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है रोग वेव्स के लिए। यही होता है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। मगर यहाँ पर साइंस का रोल आप देखिए, जो इतने सालों से एक कहानी चलते आ रही थी, उसको धीरे धीरे पढ़ के समझ के हम फाइनली ये समझ पाए कि हाँ ऐसी चीजें होती। तो भले ही साइंस के पास हर चीज का जवाब ना हो, साइंस के पास एक तरीका है चीजों को समझने का, और इन्हीं चीजों को समझकर हम ये मिथ बस करना चाह रहे हैं, इन मिथ्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत और ऑडियंस को भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साइंस के पास कम से कम हिम्मत है अपनी गलतियों को समझने की, कि हाँ अगर हमसे गलती हो रही है तो हम मानते हैं गलती हो, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम इसके लिए रीजन लेके आएंगे। एक जमाने में बिलीव करते थे कि चंद्रग्रहण इसलिए होता है कि एक वुल्फ आके उसको खा जाता है। एक पुरानी सभ्यता थी, आई गेस मतलब वही होगी, आउट ऑफ इंडिया थी, मैं नाम भूल रहा हूँ जगह का। तो ऐसी भी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को तोड़ चुकी है साइंस, बता चुकी है भैया चंद्रग्रहण क्यों होता है, मून लाल क्यों हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाल मून के वक्त वुल्फ निकल के एक इंसान वुल्फ बन जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। ये सब कहानियां हैं, कहानियों को कहानी में रहने दीजिए। वीडियो लंबी भी हो रही है, डॉक्टर साहब भी थक गए, मैं तो थक ही चुका हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला था, प्लेन की कंडीशन इतनी मुश्किल नहीं थी मेरी, जो मैं पुणे आ रहा था, आपको बता रहा था कि ऐसा ही मिथ बनता है। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों बातें खत्म हो गई, वीडियो खत्म हो गई, मगर बहुत सी बातें इनके आप तक पहुंचानी है, बहुत सी साइंस की बातें पहुंचानी है, बहुत सी मूवीज पहुंचानी है, थिएटर पहुंचानी है, उसके लिए थोड़ा बहुत रकम लगता है यार। और उसके लिए बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, ताकि सारे लोग इसकी बातें सुने, समझे, बात करें, ताकि हम सो कॉल्ड इंडिया के अंदर जो ये बॉलीवुड का हल्का फुल्का कर्ज चल रहा है ना, कि यार सारी अच्छी मूवी नहीं बना पाते हैं, थोड़ी बहुत हम ट्राई कर लेंगे। हमारे पास अभी धर्मा या फिर यशराज का कॉन्ट्रैक्ट तो आया नहीं है, मगर एक दिन सो कॉल्ड आपने जो मुझे बोला है इंडिया का नोलन, वो आपके लिए इंडिया में इंटरस्टेलर, टेनेट और ओपनहाइमर जैसी मूवी जरूर लाएगा। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।